चिचक नूर हयात बहुत उदास है और इसी बारे में बात हो रही थी हमारी। रिशत, मैं समझ सकती हूँ। चिचक, मुझे माफ कर दो, मुझे अफसोस है। मुझे भी अफसोस है। जानती हूँ ये वक्त बहुत मुश्किल है, लेकिन उम्मीद रखनी चाहिए हमें। मुझे यकीन है कि आप बहुत जल्द इन मुश्किल हालात से निकल आएंगी। रिशत उन्हें इलाज के लिए मना लेंगी, फिक्र मत करें। वो इस बीमारी से सेहतयाब हो जाएंगे। इंसान का यकीन पक्का हो तो वो भी हो जाता है जो नामुमकिन हो, है ना रिशत? हाँ बिल्कुल सही कह रही हो। क्या हुआ आप दोनों को? ये आंसू क्यों निकल रहे हैं? रिशत, मैं बस अपने बच्चों की वजह से परेशान हूं। ताजा हवा लेने बाहर जा रहा हूं। मैं उन्हें देखकर आती हूँ। वो बगैर कुछ ओढ़े बाहर चले गए हैं, ठंड ना लग जाए। सर्दी है ना बाहर। तुमने उन्हें बता दिया ना? मैं? हाँ बताओ। वाकई ऐसा चाहता हूँ। क्या? साइकिल चलाना। तो क्यों ना पहले साइकिल मैं चलाती हूँ, तुम गौर से देखना। मेरी तरफ नहीं, साइकिल की तरफ देखो। मेरा सर चकराने लगा। बैलेंस बहुत जरूरी होता है। जब तक तुम उस पर कंट्रोल नहीं रखोगे नहीं सीख पाओगे। ये मुझे क्या हो गया है? मैं ऐसा क्यों चाहती हूँ कि ये हमेशा मेरे साथ रहे? हमें मिले हुए वक्त ही कितना हुआ है। ये आखिर हो क्या गया है मुझे? तुम परेशान मत हो, मैं कोई ना कोई हल निकाल लूंगा। सामने देखो। हाँ ऐसे ही, शाबाश। क्या कर रहे हो? अब देखो हो गया। बहुत खूब। मेरा दिल तुम्हें देखकर बेकाबू हो जाता है।
यहाँ आओ, यहाँ आओ। मत आओ। क्या देख रही हो? जब आना नहीं है मेरे पास तो ऐसे क्यों देख रही हो मुझे? पागल बना रही है, बिल्कुल तुम्हारी तरह काम से। ठंड लग जाएगी, ये ओढ़ लें आप। जल्दी में ऐसे ही निकल आए आप। शुक्रिया। रिशत, आप बहुत अच्छे इंसान हैं। अचानक ये बात क्यों? इसलिए कि आप अपने दोस्त के लिए कितने परेशान हैं। अपनी परेशानी और खौफ दिल में छुपाकर उनकी बीवी को तसल्ली देते रहे, उनके सहारा बनने की कोशिश की, शफकत भरे अंदाज में उन्हें समझाते रहे। ऐसी सूरत हाल में ये किसी के लिए भी बहुत बड़ी बात होती है। चेचक, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूं। खुद को परेशान मत करें। जानती हूं मैं आपकी बात से बिल्कुल मुत्तफिक हूं। उन्हें यही रहना चाहिए। बस आप उन्हें किसी भी तरह इलाज के लिए राजी कर लें, क्योंकि इन हालात में नूर हयात का साथ देना होगा हमें। आप सिर्फ मेरे शौहर नहीं हैं, बल्कि वो इंसान हैं जो मेरे लिए सब कुछ है और एक बेमिसाल शख्सियत है। समित साहब आपके उस्ताद थे और आप मेरे उस्ताद थे, तो अब आप खुद को परेशान मत करें। अल्लाह के हुक्म से आपके उस्ताद बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे रिशत। आमीन चेचक, आमीन। आप बात कर ले, मैं अंदर जा रही हूं। उमर, सब खत्म हो गया बाबा। हमने कागजात साइन कर दिए। हमने तमीज से बैठकर बात की और मैंने ऐसे प्रिटेंड किया कि मैं तकलीफ में नहीं हूं। फिर हमने हाथ मिलाए और अपने अपने रास्ते पर चल दिए। बाबा, आपने सब कुछ कैसे संभाला था? क्या सब बेटा? अम्मी के जाने के बाद आपने खुद को कैसे संभाला था? आप सुबह कैसे उठते थे? आप कैसे मुस्कुराते थे? कैसे बातचीत करते थे? मुझे बताएं ना बाबा। एक आम इंसान की तरह। जिंदगी में खुशियों के साथ साथ दर्द और जुदाई भी होती है बेटा। मेरे बेटे, मैंने सबसे पहले अल्लाह पर तवक्कल नहीं छोड़ा। तुम भी यही करोगे, अपने घर वालों का सहारा लोगे और देखना फिर तुम एक दिन। वो दिन कब आएगा जब मैं बेहतर महसूस करने लगूंगा? बाप हूं मैं तुम्हारा, हर चीज को आसान बनाने की कोशिश करूंगा तुम्हारे लिए। मेरा वादा है तुमसे, इस जिंदगी में मौत के सिवा हर चीज का इलाज है, इसलिए तुमने घबराना नहीं है। शुक्रिया बाबा। चलो घर आ जाओ, इंतजार कर रहा हूं मैं। जी बाबा। गांव से कहां पर हो तुम? घर के सामने वाले पार्क में। वहां क्या कर रही हो? कुछ नहीं, बस बैठी हूँ।
रुको, मैं भी वहीं आता हूं। नूर हयात, तुम बात को मुश्किल बना रही हो। इनके पास पहले ही बहुत परेशानियां हैं। मेरी बात सुनकर और परेशान हो गए होंगे। तो बताएं, मैं कैसे इन लोगों से मुस्कुरा के बात करूं कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। खुद को मेरी जगह पे रख के सोचो। तुम मेरी जगह पर अपने आप को रखकर सोचो। मैंने अपनी आखिरी ख्वाहिश जाहिर की थी। इस पर गुस्सा करने की जरूरत नहीं, गलती सिर्फ तुम्हारी है। देखो रिशद, मैं चाहूंगा कि तुम इस मामले में ना पड़ो। मैं अकेले में कुछ बात करना चाहूंगा। नहीं नहीं, मुझे यहां आना ही नहीं चाहिए था। तुम लोगों के पास पहले ही अपने घर की बहुत सारी परेशानियां हैं, ऊपर से आकर मैं भी तुम्हारे ऊपर बोझ बन जाऊं। अगर मुझे अपना भाई समझते हो तो मेरी बात सुनो, और सुन लो, मैं तुम्हें कोई गलत फैसला नहीं करने दूंगा। रिशद, मेरा बहस करने को बिल्कुल भी दिल नहीं चाह रहा है। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं तुम्हारे घर में बोझ बन कर आया हूं। अगर मैं बीमार पड़ता और मुझे तुम्हारी जरूरत होती तो क्या तुम मुझे भी अपने ऊपर बोझ समझते और तुम मेरे लिए कुछ नहीं करते क्या? बताओ मुझे डॉक्टर साहब। खुदा ना करे मैं कभी ऐसा करता। अगर तुम्हारे साथ ऐसा कुछ होता तो मैं अपना तन मन धन लगा देता, लेकिन मेरे लिए आसान होता, क्योंकि ना ही मेरे बच्चे हैं, ना ही पोता पोती, और ना ही मेरे पास मां है। और अगर होते तो? देखो सामित, पहले तो अपने दिमाग से यह बात निकाल दो कि तुम हम पर कोई बोझ हो। नूर हयात ने मेरे साथ रहकर पहले ही बहुत कुछ बर्दाश्त किया है। मैं उसे किसी ऐसी आजमाइश में नहीं डालना चाहता जिसका अंजाम मुझे पहले से पता हो। बाकी जो अल्लाह की मर्जी वही होगा। अब हम दोनों इस मोड़ पर आ गए हैं कि मुझे वो करना है जो मेरी तालीमात ने मुझे सिखाया है। ऐसा हरगिज नहीं है जैसा कि तुम सोच रहे हो। अच्छा, मिसाल के तौर पर अगर मैं तुम्हें अपनी कोई कीमती चीज रखवा दूं तो तुम क्या करोगे? बताओ मुझे। मैं क्या करूंगा? हिफाजत करूंगा उसकी। अल्लाह की दी हुई अमानत की हिफाजत नहीं कर रहे हो तुम, और मेरी दी हुई अमानत की इतनी हिफाजत कर रहे हो? भला ये कैसा इंसाफ हुआ? मैं ये जिंदगी उसके मालिक को बगैर किसी तकलीफ के सुपुर्द करना चाहता हूं ऋषभ। तो अल्लाह तुम्हारी इस हार को कबूल कर लेगा। अगर बीमारी है तो इसके इलाज की गुंजाइश भी मौजूद है। जब हजरत अय्यूब बीमार हुए थे तो उन्होंने भी अल्लाह से दुआ की थी, तो अल्लाह ने क्या कहा था कि तुम एक तरफ बैठ जाओ और अपनी मौत का इंतजार करो, या अल्लाह ने उन्हें शिफा का रास्ता दिखाया था? क्या ये तमाम साइंसी तहकीकात बेकार हैं? जब अल्लाह ने हमारे लिए ये जराए पैदा किए हैं तो हमें इनका इस्तेमाल करना होगा। याद है ना, तुमने सारी जिंदगी हमें जज्बा, हिम्मत और लगन के बारे में समझाया है, और आज खुद ही नाउमीद हो रहे हो। अगर ईमान मजबूत हो तो उम्मीद का रास्ता भी निकल आता है। यह बात गिरा से बांध लो। बाकी सब अल्लाह के हाथ में है, तुम्हारे मेरे हाथ में नहीं। समझ आई कुछ? तुमने मुझे फिर गलत साबित कर दिया ऋषभ। अच्छा, वो हम क्लास में नहीं है। तुमने मुझे अच्छी बात समझाई, वो भी अकेले में। लाजवाब कर दिया मुझे। जिस उस्ताद सामित को मैं जानता हूं, वो तो वक्त आने पर प्रिंसिपल, इंस्पेक्टर और गवर्नर के सामने भी डट जाता था। याद है ना तुम्हें? एक लड़के के पास नाजिम हिकमत की किताब थी और उसे गद्दार कहकर निकालने की कोशिश की गई थी। तुम डट गए थे उसके सामने। अब तुम्हें भी बीमारी के सामने डटकर खड़ा होना होगा। तुम्हें याद है जब प्रिंसिपल हमारी क्लासरूम में आए थे तो तुमने बोर्ड पर ऐसा क्या लिखा था? लोहे के दरवाजे खुलने में अभी 18 साल बाकी हैं। हम अभी भी बाहर की दुनिया और उसके लोगों को
जानवरों को, हवा को, उसकी जंग के साथ जिएंगे। यानी तुम तो मेरे डट जाने को पसंद करते थे, अब क्या हुआ है? वाह भाई, क्या नज़म याद दिला दी। हम इस पे कितनी बहस किया करते थे, लेकिन जीत तुम्हारी ही होती थी। हम फिर लड़ेंगे उस्ताद सामित, हमारे पास बहुत वक्त होगा। वही नोक झोंक फिर से शुरू करेंगे। नाजिम के अल्फाज याद हैं? जिंदा रहना कोई मजाक नहीं है। तुम्हें जीने को इतनी संजीदगी से लेना होगा कि 70 साल की उम्र में भी तुम जैतून के दरख्त लगाओगे, और अपने बच्चों के लिए भी नहीं, बल्कि इसलिए कि अगरचे तुम्हें मौत का डर है, लेकिन तुम उस पर यकीन नहीं रखते, क्योंकि जीना ज्यादा भारी पड़ता है। फर्ज करो कि शदीद बीमार हैं हम, और नौबत यहां तक आन पहुंची है कि हमसे अपना वजूद भी नहीं हिल पा रहा, तो क्या करेंगे? बाकी एक न एक दिन तो सब ने ही जाना है। सब कुछ फानी है, कोई यहां नहीं रहेगा। इसलिए सख्ती किस बात की अपने फैसलों में। अगर फैसला बदल लेते तो हालात आज कुछ और होते, लेकिन ताज्जुब की बात तो यह है कि ये सब बातें वक्त गुजरने के बाद याद आती हैं। तुमने उमर को बहुत दुख पहुंचाया है। वजूहात चाहे जो भी हों, अगर टूना को भी कोई तकलीफ पहुंचेगी तो तुम भी दर्द से तड़प उठोगी, जैसे मैं। आप उमर के लिए परेशान हैं? नहीं, तुम दोनों के लिए। तुम्हें कभी उमर से अलग समझा है मैंने? इस बात की तो तुम खुद भी गवाह हो काम से। इसीलिए मुझे तकलीफ हुई। तुमने फैसला करने में बहुत जल्दी की है। मैं तुम्हें यहां मनाने नहीं आया, बस ये पूछने आया हूं कि क्या रजामंदी की अब भी कोई उम्मीद है? जी बाबा, दिल तो करता है कि अभी भी उमर के पास चले जाऊं। क्या मतलब? लेकिन इससे भी बड़ी एक ख्वाहिश है। और वो क्या है? उमर बाप बनने का हक रखता है, लेकिन मैं ये खुशी उसे नहीं दे सकती। मैं मां नहीं बन पाऊंगी। तो क्या इस फैसले की वजह यही है? मैं सोचती रही कि मैं आखिर उमर से इतना ज्यादा नाराज क्यों रहती हूँ। फिर मुझे समझ आया बाबा, मैं उमर से नहीं, खुद से नाराज हूं। असल गुस्सा तो मुझे खुद पर है। अगर वो मेरे साथ रहा तो सारी जिंदगी बाप नहीं बन सकेगा। उसकी जिंदगी हमेशा अधूरी रह जाएगी। मैं जानती हूँ अगर उसे 1000 बार भी किसी को मुंतखब करना पड़ा तो वो मुझे ही करेगा, मगर ये उसके साथ नाइंसाफी होगी। अगर मुझसे भी कभी कहा जाता अगर अपने शौहर या अपने बेटे में से किसी एक को चुनो, तो मैं 1000 बार भी टूना को ही चुनती। मगर बाबा, उमर को हक है बाप बनने का, बिल्कुल आपकी तरह। अच्छा, मेहरबान और मोहब्बत करने वाला बाप। और आप जैसे लोग इस दुनिया में बहुत कम होते हैं। लेकिन ये तुम्हें कैसे मालूम है कि तुम दोबारा हामला नहीं हो सकती? अगर बाबा ऐसा हो भी जाता है तो जिंदगी और मौत की जंग लड़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा, जो मैं नहीं चाहती। काश उमर को हकीकत मालूम होती, तो कम से कम वो अपने आप को इस तरह अधूरा ना महसूस करता।
आप उमर को कुछ मत बताइएगा, सब ठीक हो जाएगा। यही सबके लिए बेहतर है। तुम्हें कैसा लगेगा कि जब तुम्हें यह पता चले कि उमर बाप बनने वाला है, क्या सह सकोगी? खुशी होगी मुझे और बहुत तकलीफ भी। फिर भी मैं कहूंगी कि मैं उसकी जिंदगी से निकल के अच्छा हुआ। जैसा कह रही हो काश वैसा ही हो। तुम्हें अफसोस ना हो कभी भी। अरे ब्रेड खत्म हो गई है। बोलो उन्हें। आपा मेरी बात सुनिएगा। हाँ कहो। फिर से ब्रेड चाहिए होगा इन्हें। क्या ब्रेड मिल सकती है हमें? हाँ हाँ बिल्कुल मिल सकती है, क्यों नहीं मिल सकती। ये 5वीं दफा मांग रहे हैं। अरे नूरानी स्टूडेंट्स हैं, ज्यादा भूख लग रही होगी इन्हें। ताहिर के कहने पे हमने स्टूडेंट्स को पहले ही डिस्काउंट दिया हुआ है। वैसे वो है कहाँ? एक्सक्यूज मी, एक प्लेट कोफ्ते की मिल सकती है हमें? हाँ। तुम चारों के लिए एक प्लेट काफी होगी? जी काफी होगी। लेकिन एक कोफ्ता तुम चारों में कैसे पूरा होगा? वो तो इतना कम होता है। हम उस कोफ्ते को डबरोटी के बीच में रख के खाएंगे, हो जाएगा। आप लेकर आ जाएं बस। बेचारे। नहीं नहीं, मैं ऐसा करती हूँ कि 4 ही दे देती हूँ, एक तो कम पड़ेगा। तुम लोग पेट भर के खाओ, ठीक है? क्या सच में? हाँ बिल्कुल। आप लोग सच में वाकई बहुत नेक दिल हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया की कोई बात नहीं, ठीक से खाओ। मैं तो कह रहा हूँ फुरकान और बाकियों को भी बुला लो खाने पे। अभी बुलाता हूँ उन्हें। हाँ ठीक है, मैसेज करो। नूरान एक ब्रेड भी चाहिए थी, वो लेती हुई आना। हाँ ठीक है। जी बोले भाभी। हाँ उमर, मैंने ताहिर को कॉल की मगर उससे बात नहीं हुई। नीलोफर को लेने गया था, काफी देर हो गई है, पता नहीं कहाँ रह गया है वो। मुझे नहीं मालूम भाभी, मैं तो बस घर जा रहा था। हमें शहरी में रेस्टोरेंट खोलना था और वो हमारी मदद करने वाला था। उसने बहुत सारे आइडियाज भी दिए थे हमें, जिस पर हमने काम भी करना शुरू कर दिया था, लेकिन अब खुद ही गायब है। अब तुम ही बताओ ना, क्या ये ठीक बात है उमर? आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। मेरे दिल में अजीब से ख्याल आ रहे हैं कि कहीं उसके साथ कुछ हो तो नहीं गया ना, क्योंकि फोन भी नहीं उठा रहा अपना। नहीं, मुझे नहीं लगता कि इतना सब कुछ हो जाने के बाद वो कुछ भी गड़बड़ करने वाले हैं। भाभी आप परेशान मत हो, मैं आता हूँ आपके पास। अच्छा ठीक है, बहुत शुक्रिया मेरे भाई। अच्छा रुको, फोन मत रखना, एक बात और पूछनी है मुझे। देखो अगर तुम्हें मेरा मदाखलत करना अच्छा ना लगे तो क्या गामजे के साथ? सब खत्म हो गया भाभी। हम वकील के ऑफिस गए थे और वहां जाकर हमने साइन कर दिए हैं। जब साथ थे तो कोई फैसला साथ में नहीं ले पाए, मगर ये फैसला हमने जल्दी कर लिया। बहुत अफसोस की बात है। यानी मुझे ऐसा लग रहा था आखिरी वक्त में तुम दोनों समझ जाओगे एक दूसरे को। खैर क्या कह सकते हैं, अल्लाह तुम दोनों के लिए बेहतरी करे। देखो तुम उदास मत होना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ मेरे भाई। तुम्हारी भाभी तुम्हारे साथ है और नूरान भी, जो तुम्हारी वो क्या लग बीवी की बहन शुक्रान। हाँ, तुम्हारी साली नूरान भी तुम्हारे साथ है। तो तुम अपना दिल छोटा मत करना, जब भी दिल करे तुम यहाँ आ सकते हो, हम साथ मिलकर चाय पियेंगे। बल्कि अभी आ जाओ, चॉकलेट केक भी बनाया है मैंने। तुम्हें कितना पसंद है ना वो चॉकलेट चिप केक? हाँ हाँ वही वाला जो तुम बचपन में छुप छुप कर कहा करते थे कि मेरे लिए बनाए। तो आ जाओ जल्दी से। अगर कुछ बचा तो खा लेगा। शुक्रिया भाभी। ठीक है उमर, मिलते हैं। इस बार ताहिर गामजे को नहीं मना पाया। मुझे ऐसा लगता है कि अब की बार तलाक हो ही जाएगी। उफ ये क्या शुक्रान। कोफ्तों में और कितनी देर लगेगी? पक जाएंगे तो ले आऊंगी मैं। आप उसके साथ फ्रेंच फ्राइज भी मिलेंगी ना? मेन्यू में जो लिखा है वही मिलेगा। मेन्यू में लिखा है कि उसके साथ मैश पोटैटो है, लेकिन क्या आप हमें फ्रेंच फ्राइज दे देंगे उसके बदले? फ्रेंच फ्राइज मांग रहे हैं, क्या करूं शुक्रान? बात सुनो मेरी, हमारी शराफत का फायदा उठा रहे हो तुम लोग हद से ज्यादा, समझ गए? हम पहले ही बहुत परेशान हैं, सब कुछ खा चुके हो लेकिन अभी भी मेन्यू में खामियां निकाल रहे हो। ठीक है आपा, बरकत का महीना है, जितना खिलाएंगे उतना बढ़ेगा। अरे क्या कर रहे हो तुम लोग, अब बस भी कर दो। हम क्या कर रहे हैं ऐसा? कहाँ रह गया है अब ये ताहिर?
जब जरूरत नहीं होती तो सर पर सवार रहता है, और जब उसकी जरूरत है यहाँ तो गायब हो चुका है। निसा का भी कुछ पता नहीं है। देखती हूँ कोफ्ते बने हैं या नहीं। आहिस्ता आहिस्ता खाओगे तो तुम लोग का पेट भर जाएगा। आहिस्ता आहिस्ता खाओ। लड़का दीवाना है, पागल मस्ताना है, सामने आने से डरता है, दूर से ही देखता रहता है, वो तो दीवाना है, सामने आने से डरता है, लड़का दीवाना है। कौन है ये लड़का? अल्लाह अल्लाह, ऐसे अचानक आके डरा दिया तुमने मुझे। अपने ख्यालों में मगन थी। क्या तुम देख नहीं रहे हो कि मैं काम कर रही हूँ? देख रहा हूँ, मगर मुझे ये बताओ ये लड़का कौन है जिसके लिए गाना गा रही हो? हकान, खुदा के लिए चले जाओ यहाँ से, जाके अपना काम करो। वैसे ही मुझे बुरा लग रहा है, मैं वहाँ शुक्रान और नूरान को अकेले छोड़ आई हूँ। हाँ, बड़ी फिक्र है तुम्हें उनकी, और यहाँ खड़े होकर गाना गा रही हो बड़े शौक से। अगर अमीना ने सुन लिया ना तो नाराज हो जाएगी। जाओ देखो मैं इस पर कुछ है तो नहीं गया। हाँ देखता हूँ। तुम पहले मुझे ये बताओ कि किसे सोचकर ये गाना गा रही थी? बताओ, कसम से गुस्सा नहीं करूंगा। तुम्हें सोचकर गा रही थी। सच में? हाँ बिल्कुल। और वो जो गाने में पागल मस्ताना कह रही थी वो किसे कह रही थी? तुम्हें कह रही थी। मजाक कर रही हो ना? हर के सही, मेरे असाब पर सवार मत हो। तुम्हारे पास क्या कोई काम नहीं है? जाओ, तुम्हें तो काम पर जाना था ना। अगर नहीं जाना था तो फिर मुझे रेस्टोरेंट पे रहने दिया होता ना। जा रहा हूँ मैं। अल्लाह अल्लाह, इसलिए रुका था कि तुम्हें भी छोड़ दूंगा रास्ते में। अगर कोई और छोड़ने वाला नहीं है तो जाओ जाओ, तुम्हें देर हो रही है। अच्छा, वो तुम्हारा निकम्मा शेफ कहाँ चला गया? रमजान का ही एहतराम कर लो। क्या कह रहे हो? ऐसा क्या कह दिया? बस वो कहीं नजर नहीं आ रहा इसलिए पूछ लिया। मुझे क्या पता कि वो कहाँ है हकान? हाँ, क्या उसने तुम्हारा पीछा छोड़ दिया है निसा? क्या? पहले तो उसने बहुत तवज्जो दी, मोहब्बत जताई, और फिर अचानक गायब हो गया। बड़ा तुम्हारा मुहाफिज बना फिरता था। देखो, मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि वो गली में कुत्ता पकड़ने वाला भी मुंतखब नहीं हो सकता। तुम मुंतखब हो गए हो। तुम तो हो भी नहीं सकते क्योंकि तुम तो इतने वहशी जानवर हो कि तुम्हारे सामने कोई आना ही नहीं चाहता। अब तुम बदतमीजी कर रही हो। बदतमीजी नहीं कर रही। तुम्हें क्यों समझ में नहीं आता? तुम्हें मैं सिर्फ बच्चों की वजह से बर्दाश्त करती हूँ, लेकिन तुम हर वक्त मुझसे तफ्तीश करते रहते हो। तुम्हारा मुझ पर कोई हक नहीं रहा हाकान। क्या? अगर मेरी जिंदगी में कोई और औरत आ जाए तो तुम्हें जलन नहीं होगी? बताओ। तुम्हारी जिंदगी में पहले ही कोई आ चुकी थी हाकान। भूल गए? मैं नहीं भूली। ऐसी बातें आसानी से नहीं भुलाई जाती। बच्चों को सुला देना, मैं काम पर जा रही हूँ। अल्लाह कबूल फरमाए। अब मैं चलता हूँ। बेटी, क्या तुम भी साथ चलोगी मेरे? अरे अभी कहाँ जा रहे हो? अभी तो मीठा भी है। इतनी मेहनत से तुम्हारे लिए पुडिंग बनाई थी मैंने, वो बगैर खाए तो नहीं जाओगे ना तुम? ठीक है, वो भी खा लेता हूँ मैं, फिर चला जाऊंगा यहाँ से। बस भी करो ना ताहिर। हम तुम्हें कौन सा तुम्हारे बीवी और बच्चों से दूर रखेंगे, है ना? अगर 2 घंटे हमारे साथ गुजार लोगी तो कुछ नहीं हो जाएगा। अम्मी, आप मीठा लेकर आए ना, जाएं। भागने मत देना तुम उसे। क्या हो गया? मजाक कर रही हूँ ताहिर। बाबा, अगर आप जाना चाहते हैं तो चले जाएं। ऐसी बात नहीं बेटी, मैंने शुक्रान से वादा किया था। मैं बस कोशिश कर रहा हूँ कि हम रेस्टोरेंट को अच्छी तरह चलाएं। सच कहूँ, मेरा कैफे तो हर वक्त ही लोगों से भरा रहता है। बॉस के मुताबिक इसका राज एक मुस्कुराता हुआ चेहरा है। मतलब आप पूरा दिन अपने पैरों पर खड़े रहें, लोगों की नखरे उठाएं और फिर मुस्कुराती भी रहें। क्या तुम वहाँ थक जाती हो? हाँ, जाहिर सी बात है, थक तो जाती है। हम अगर इसको हलाल की रोजी कमानी है ना, इसलिए फख्र है मुझे अपनी बेटी पर।